कैथरीन को डेमियन और ज़ारा से मिलने में ज्यादा समय नहीं लगा। लेगेसी टूम मिलने के बाद उसने जानवरों का शिकार करना पूरी तरह छोड़ दिया और सीधे उनकी ओर चल पड़ी। उस समय लेगेसी टूम के पुरस्कार ही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण थे। डेमियन को उस समय बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने महसूस किया कि किसी इंसान की आभा उसकी दृष्टि सीमा में प्रवेश कर गई है, और यह आश्चर्य तब और भी तीव्र हो गया जब उसने देखा कि वह कैथरीन है। आखिर इस विशाल रहस्यमयी दुनिया में उन दोनों के एक दूसरे के इतने करीब टेलीपोर्ट होने की क्या संभावना थी? लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह उसके साथ यात्रा करने में बेहद खुश था। ज़ारा भी वैसी ही थी। जैसे ही उसे अपनी दोस्त का आभास हुआ, उसने डेमियन को छोड़कर उसकी ओर दौड़ पड़ी। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, कैथरीन बोल पड़ी, हम रास्ते में बात कर सकते हैं। मुझे पास ही एक पुश्तैनी मकबरा मिला है जिसे साफ करने में मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। एक ऐतिहासिक मकबरे का जिक्र सुनते ही डेमियन की आंखें चमक उठीं, फिर वह ज़ारा की पीठ पर चढ़ गया और कैथरीन को भी अपने साथ आने का इशारा किया। ठीक है, हम तीनों में से ज़ारा सबसे तेज उड़ सकती है, तो चलो इस तरफ चलते हैं। कैथरीन ने सिर हिलाया और ज़ारा की पीठ पर उसके साथ बैठ गई। ज़ारा को मकबरे का रास्ता बताने के बाद उसने डेमियन से बातचीत शुरू कर दी। तो आप अभी किस स्तर पर हैं? आपको बता दूं कि मैं पहले से ही 99वें स्तर पर हूं। डेमियन मुस्कुराया। अरे, तुम अभी तक तीसरी श्रेणी में नहीं चढ़ी हो, और मुझे लगा था कि हमारी छोटी राजकुमारी इससे तेज है। कैथरीन ने थोड़ा सा मुंह बनाते हुए धीरे से उसकी बांह पर एक मुक्का मारा। मुझे यकीन है कि मैं तुमसे बेहतर ही कर रही हूं। बहाने बनाना बंद करो और मुझे बता दो। डेमियन ने हल्के से सिर हिलाते हुए उसे वही दिया जो वह चाहती थी। मैं अभी 98वें लेवल पर हूं, जबकि ज़ारा को विकसित होने में बस कुछ ही जानवरों का सामना करना होगा। हालांकि वह उसकी गति से हैरान थी, कैथरीन ने अपना थोड़ा बहुत आत्मविश्वास बनाए रखा। खैर, मैं फिर भी तीसरी श्रेणी में सबसे पहले पहुंचूंगी, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह गलत नहीं थी। डेमियन अभी अभी लेवल 98 पर पहुंचा था, जबकि वह क्लास बदलने से बस 2-3 किल दूर थी। थोड़ी देर हंसी मजाक करने के बाद वे मुख्य विषय पर आ गए। तो ये लेगेसी टूम के बारे में क्या है? डेमियन ने पूछा। कैथरीन ने सिर हिलाया और फिर अपनी घटना के बारे में बताने लगी। पहाड़ पर उतरने से लेकर अपने पिता से मिली जानकारी तक, और अंत में पत्थर की शिला पर ठोकर लगने तक की पूरी कहानी उसने सुनाई। इस समय कैथरीन को अपनी पहचान छिपाने की कोई परवाह नहीं थी। हालांकि उसने अभी तक डेमियन को अपना असली नाम नहीं बताया था, लेकिन उसे लगता था कि डेमियन को उसके बारे में काफी हद तक अंदाजा हो चुका होगा। अपने पिता का जिक्र करने में भी उसे कोई आपत्ति नहीं थी। एक पत्थर की पटिया, है ना? इसके लिए हमें बुलाने की कोई जरूरत नहीं थी, है ना? बेहतर होगा कि तुम दूसरों को प्राथमिकता देने के बजाय अपनी ताकत बढ़ाओ, डेमियन ने कहा। कैथरीन उसकी इस समझदारी पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। बेशक मैं ऐसा ही करती, बेवकूफ। लेकिन जब मैं मकबरे के पास पहुंची तो मुझे बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। मुझे लगा कि बेहतर होगा कि हम मिलकर इसकी जांच करें। तो मूलतः तुम मुझे भी अपने साथ नीचे खींच रहे हो, डेमियन ने बनावटी नाराजगी भरे लहजे में कहा। जी हाँ, अगर मैं मर गई तो तुम मेरे साथ आओगे, कैथरीन ने बेशर्मी से ऐलान किया। दोनों हंसते हंसते बातें करते हुए लेगेसी मकबरे के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। ज़ारा शिला के सामने उतरी और फिर हल्की सी गुर्राहट निकाली। क्या बात है? डेमियन ने पूछा। ज़ारा के विचारों से ऐसा प्रतीत होता था कि कोई रहस्यमयी शक्ति उसे आगे बढ़ने से रोक रही है। उसने इस शक्ति के विरुद्ध प्रयास किया, लेकिन उसका प्रतिरोध केवल इसके अवरोध को और अधिक प्रबल बना रहा था। यह एक ऐसा तंत्र होना चाहिए जिसे ये सुनिश्चित करने के लिए लगाया गया हो कि पहाड़ में रहने वाले किसी भी जानवर को इस विरासत का पता न चले। शायद केवल मनुष्य या अन्य बाहरी नस्लें ही मकबरे तक पहुंच सकती हैं। कुछ देर सोचने के बाद डेमियन ने एक बार फिर कहा, कोई बात नहीं ज़ारा। जब हम मकबरे की खोज कर रहे हों तब तुम अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दो। ज़ारा ने शिकायत करते हुए धीरे से आवाज निकाली, लेकिन कुछ समझाने बुझाने के बाद वह मान गई। ज़ारा को देखकर मुस्कुराते हुए डेमियन को एक विचार आया। ज़ारा, मुझे उम्मीद है कि जब हम बाहर आएंगे तब तक तुम तीसरी श्रेणी की हो जाओगी। क्या तुम्हें याद नहीं कि जब तुम उस स्तर पर पहुंच जाओगी तब हम आखिरकार विचारों का आदान प्रदान करने के बजाय सचमुच में बात कर पाएंगे? ज़ारा की आंखें चमक उठीं। सचमुच, चाहे उसके विचार कितने भी सुसंगत क्यों न हो, वह केवल डेमियन से ही बात कर सकती थी। उसके सामने उसका एक अच्छा दोस्त था जिससे वह बात करना चाहती थी, और साथ ही वह राक्षसी महारानी भी थी जिससे उसे कुछ सवाल पूछने थे।
अपने नए लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ज़ारा ने शिकायत करना बंद कर दिया और इसके बजाय डेमियन को जाने के लिए दबाव डालने लगी ताकि वह प्रशिक्षण शुरू कर सके। ठीक है, सब खत्म होने पर मिलते हैं। डेमियन ने कैथरीन की ओर देखा और दोनों ने एक दूसरे को सिर हिलाकर सहमति दी। फिर वे सावधानी से आगे बढ़े और एक एक हाथ पत्थर की पटिया पर रखा, जबकि उनके दूसरे हाथ आपस में जुड़े हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि कब्र उन्हें अलग कर देगी या नहीं, इसलिए उन्होंने कुछ छोटी मोटी सावधानियां बरतनी चाहिए। और बस एक पल बाद वे दोनों अचानक उस जगह से गायब हो गए। ज़ारा ने चिंता भरी नजरों से उस जगह को ध्यान से देखा जहां वे खड़े थे, लेकिन अंत में उसने वहां से जाने का फैसला किया। वह डेमियन की उम्मीदों को निराश नहीं कर सकती थी। तारांकन तारांकन तारांकन। जब डेमियन ने अपनी आंखें खोली तो वह एक विशाल गुफा में था जो कालकोठरी जैसी लग रही थी, लेकिन ये गुफा सीधी सादी नहीं थी, बल्कि ये चारों ओर से दीवारों से घिरी हुई थी और उसे इसमें कई मोड़ और घुमाव महसूस हो रहे थे, लगभग एक भूलभुलैया की तरह। सौभाग्य से वह अभी भी कैथरीन के साथ था, इसलिए उसे इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हमें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। हमें नहीं पता कि यहाँ हमारा क्या इंतजार कर रहा है, डेमियन ने कहा। कैथरीन ने सिर हिलाया। मेरे पिता ने मुझे बताया था कि कुछ उच्च स्तरीय मकबरों की रखवाली चौथी श्रेणी के जानवर करते हैं। दिक्कत बस इतनी है कि मकबरे में प्रवेश करने से पहले उसके स्तर का पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। दोनों घुमावदार सड़क पर सावधानीपूर्वक आगे बढ़े जब तक कि वे अपने पहले मोड़ पर नहीं पहुंच गए। जब कैथरीन ने आगे देखा तो उसके सामने 5 रास्ते थे, लेकिन उसे कुछ अजीब सा लगा। हमें किस रास्ते जाना चाहिए? डेमियन ने उलझन भरी नजरों से उसकी ओर देखा। तुम्हारा मतलब किस तरफ जाने से है? यहाँ तो सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? लेकिन यहाँ तो साफ तौर पर 5 हैं। तभी कैथरीन को अपनी इस अप्रिय भावना का कारण समझ में आया। ये सब भ्रम है। डेमियन उसकी बातों से हैरान था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि इसमें कुछ सच्चाई है। वह प्राकृतिक भ्रम या कृत्रिम विन्यासों द्वारा निर्मित भ्रमों को कभी नहीं देख पाता था, बल्कि वह केवल कृत्रिम विन्यास को ही देख पाता था। एकमात्र भ्रम जिसे वह देख सकता था, भले ही वह धुंधली आकृति के रूप में ही क्यों न हो, वह कैथरीन का भेष था। जब कोई व्यक्ति सीधे तौर पर कोई भ्रम पैदा करता है तो मैं उसकी परछाई देख सकता हूं, लेकिन बाकी कुछ भी मेरी नजर में नहीं आता। डेमियन को अभी भी ठीक से नहीं पता था कि उसकी आंखें कैसे काम करती हैं, क्योंकि उसने कभी उन्हें जानने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन वह धीरे धीरे उनमें निहित विभिन्न कार्यों को समझने लगा था। अगर ये सब भ्रम है तो मुझे रास्ता दिखाने दीजिए। मुझे पता है कि अपनी विशेष शक्ति का उपयोग करके आप इन्हें भेद सकेंगे, लेकिन अभी शक्ति बचाना ही बेहतर है, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। कैथरीन ने सिर हिलाया और उसका बढ़ाया हुआ हाथ पकड़कर सब कुछ उस पर छोड़ दिया। भूलभुलैया के घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए कैथरीन के मन में मिली जुली भावनाएं थीं। एक तरफ तो उसे सुरक्षित महसूस करने और डेमियन की लंबी पीठ को निडरता से भूलभुलैया से गुजरते हुए देखने में बहुत आनंद आ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उसे उस पर निर्भर रहने और उनकी सफलता में योगदान न देने की भावना से नफरत थी। वही उसे यहाँ खींचकर लाई थी, इसलिए वह उसे रोकना नहीं चाहती थी। जैसे उसकी जटिल भावनाओं को भांपते हुए डेमियन बोला, ज्यादा मत सोचो। मेरी कुछ खूबियां हैं जिनमें मैं माहिर हूं और तुम्हारी अपनी। याद है मोनोलिथ कैप्चर इवेंट के दौरान हम कितनी शानदार टीम थे? कैथरीन ने सिर हिलाया। वैसे भी मुझे अपने इरादों पर कभी शक नहीं था। मुझे ये सब बातें पहले से ही पता थीं, तो मैं क्यों परेशान हो रही थी? उन्हें इस बारे में ज्यादा सोचने का समय नहीं मिला, इससे पहले ही वे एक बड़ी गुफा में प्रवेश कर गए। बिना कुछ कहे दोनों अलग अलग दिशाओं में कूद पड़े और अपने हथियार निकाल लिए। जिस स्थान पर वे खड़े थे वहां अचानक एक विशाल जलता हुआ स्तंभ प्रकट हुआ और उसमें से एक विशालकाय जीव निकला। उसे राक्षस कहना शायद उचित शब्द नहीं था। वह दिखने में तो मानवाकार था, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह पिघले हुए लावा और चट्टानों से बना था। वह किसी प्रकार का गोलेम प्रतीत होता था। गोलेम के हमले का तरीका उन दोनों द्वारा अब तक सामना किए गए पहले तृतीय श्रेणी के प्रतिद्वंद्वी एड्रियन नामक व्यक्ति से अजीब तरह से मिलता जुलता था। लावा का इस्तेमाल करने वाले किसी व्यक्ति से लड़ने के अनुभव के कारण उन्हें उसे हराने में कोई कठिनाई नहीं हुई। इसके अलावा वे उस समय की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे। हवा से आग और भड़क जाती, इसलिए कैथरीन ने इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपनी मायावी चालों से गोलेम को भ्रमित करने का विकल्प चुना। उसकी बुद्धि ज्यादा नहीं थी, इसलिए ये काम आसान हो गया। उसने अपनी स्थिति छिपा ली और गोलेम को यह विश्वास दिला दिया कि वह जीतने की स्थिति में है। इसी बीच डेमियन ने आक्रमण की कमान संभाली।
उसने लावा से बने गोलेम के खिलाफ प्लाज्मा की किरणें दागी जो आश्चर्यजनक रूप से कारगर साबित हुई। साथ ही उसने अपनी तलवारबाजी की कला का इस्तेमाल करते हुए भारी क्षति पहुंचाई। दसियों स्थानिक ब्लेड बिना रुके बाहर निकले, धीरे धीरे गोलेम के प्रत्येक अंग को काटते हुए, इससे पहले कि उसने एक घातक प्रहार किया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। गोलेम के साथ हुई लड़ाई वास्तव में उल्लेख करने लायक नहीं थी। यह आधे घंटे से भी कम समय में समाप्त हो गई, जिसके बाद दोनों एक बार फिर इकट्ठा हुए और उस गुफा से आगे बढ़ गए जिसमें वे वर्तमान में थे। अगला क्षेत्र एक विशाल खाली स्थान था। पिछले दृश्य के विपरीत, जो अधिकतर प्राकृतिक था, इस कमरे में मानवीय हस्तक्षेप के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे थे। यह एक सिंहासन कक्ष जैसा दिखता था, लेकिन जितना होना चाहिए था उससे कहीं छोटा था। मानो इस कक्ष का स्वामी स्वयं को सचमुच सम्राट कहलाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। जैसे ही वे दोनों आगे बढ़े, एक अजीब सी शक्ति उनके शरीर से गुजरी, जिससे वे सतर्क हो गए। अचानक एक असहनीय अनुभूति ने उन्हें घेर लिया, जिससे उन्हें असामान्य रूप से नींद आने लगी। वे दोनों एक दूसरे के करीब आए, ये सोचकर कि उन्हें कहीं टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन उनके पास पर्याप्त समय नहीं था। जब तक उनके हाथ आपस में मिले तब तक सब कुछ अंधेरे में डूब चुका था। डेमियन, जाग जाओ। अपने पसंदीदा एनीमे और मंगा के विभिन्न पोस्टरों से भरे एक छोटे से बेडरूम में एक कमजोर किशोर लड़के ने अपनी आंखें खोली। मैं कहाँ हूँ? अपनी यादों को व्यवस्थित करने की कोशिश करते हुए उसके विचार उलझ गए थे। अचानक उसके कमरे का दरवाजा जोर से खुला। अंदर एक खूबसूरत अधेड़ उम्र की महिला आई, जिसकी आंखें गहरे नीले रंग की थीं। डेमियन वॉर्ड, अगर तुम अगले 5 मिनट में नहीं उठे और तैयार नहीं हुए, तो देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। जी माँ, लड़के ने जल्दी से जवाब दिया और बिस्तर से कूद गया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह इस समय केवल अंडरवियर में है। थोड़ा शर्माते हुए उसने अपना शरीर ढक लिया। उसकी हरकतों को देखकर उसकी माँ हल्की सी हंसी। छोटे बच्चे, अगर तुम ऐसे ही लड़कियों जैसी हरकतें करते रहे तो मुझे ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि तुम सच में मेरे बेटे हो या बेटी। मम्मी, उसने शिकायत की। ओह हाँ, स्कूल। शर्मिंदगी में वह पूरी तरह भूल गया था कि वह बिस्तर से उठा ही क्यों था। आज सोमवार 27 अगस्त था, स्कूल का पहला दिन। मैं क्या पहनूं? उसने अपनी अलमारी खंगालते हुए सोचा। उसे फैसला करने में पूरे 10 मिनट लग गए, लेकिन फिर भी उसने एक सामान्य काली आस्तीन वाली टी शर्ट और ट्रैक पैंट ही पहनी। कुछ दिन पहले ही पैक किए गए अपने बैग को उठाते हुए वह तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतर गया। वाह दोस्त, लिविंग रूम में टीवी से सिर उठाते हुए एक परिचित व्यक्ति ने कहा। इतनी तेज दौड़ते समय फिसलने से सावधान रहना। डेमियन मुस्कुराते हुए उस आदमी की ओर दौड़ा। पिताजी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक हुए इस तरह के व्यवहार से हैरान होकर डेमियन के पिता ने उसे गले लगा लिया। ठीक है, तुम हाई स्कूल के पहले साल में हो, अब छोटे बच्चे की तरह रोना ठीक नहीं है। हम डेमियन ने अपने पिता की छाती पर सिर रखकर रोते हुए हल्की सी सहमति की आवाज निकाली। उसे नहीं पता था कि उसकी भावनाएं इस तरह क्यों भड़क रही थीं, लेकिन उसे पिछली रात के सपने की कुछ झलकियां याद आ रही थीं। वह अंधकार में फंसा हुआ था, बिना एक पल भी आराम किए लगातार हत्याएं कर रहा था। चाहे वह कितनी भी मदद के लिए पुकारता, कोई मदद नहीं आती। वह उन भयानक दृश्यों के बारे में दोबारा सोचना भी नहीं चाहता था। समय धीरे धीरे बीतता गया और उसकी भावनाएं शांत होती गईं। कुछ देर बाद उसकी माँ भी गले मिलने में शामिल हो गई। एक बार फिर शर्म से लाल होकर डेमियन पीछे हट गया। मुझे माफ करना। उसके माता पिता मुस्कुराए और उसके पिता ने डेमियन के सिर पर हल्के से थपथपाते हुए कहा, माफी मांगने की क्या बात है? तुम जानते हो कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे माता पिता हैं, सड़क पर मिलने वाले अजनबी नहीं। डेमियन मुस्कुराया, उसकी आंखों में फिर से आंसू भर आए, लेकिन खुद को और अधिक मूर्ख साबित न करने के लिए उसने उन्हें रोक लिया। परिवार के सभी सदस्य भोजन की मेज पर गए और उन्होंने हल्का नाश्ता किया। इस पूरे समय के दौरान डेमियन मुस्कुराता रहा क्योंकि उसे पुरानी यादें सता रही थीं। पुरानी यादें, लेकिन मैं उन्हें तो हर दिन देखता हूँ। हालांकि उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। डेमियन ने अपना फोन निकाला और समय देखा। अरे, मेरी बस छूटने वाली है। अपने माता पिता को जल्दी से अलविदा कहकर डेमियन घर से बाहर भागा। सौभाग्य से वह समय पर बस स्टॉप पहुंच गया और बिना किसी परेशानी के बस में चढ़ गया। यो डेमियन, आपका गर्मी का मौसम कैसा था? क्या आपने नया सोल्स गेम खेला है? अपनी सीट पर बैठते ही उसे कई शुभकामनाओं का सामना करना पड़ा। हल्के से मुस्कुराते हुए उसने सभी को विनम्रतापूर्वक जवाब दिया।
वह सचमुच खुश था कि उसके ये दोस्त हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से स्कूल के दिन सार्थक हो पाते थे। बस अपने रूट पर चलती रही और रास्ते में कई छात्रों को बिठाती गई। जल्द ही माहौल शोरगुल भरा हो गया, लेकिन एक स्टॉप पर पहुंचते पहुंचते सब शांत हो गए। आखिर यही वो स्टॉप था जहां स्कूल की ब्यूटी क्वीन उनसे मिलने आई थी। बस के खुले दरवाजों से गहरे नीले बालों और आंखों वाली एक प्यारी सी लड़की अंदर आई। बैठने के लिए जगह ढूंढने से पहले उसने पूरी बस पर नजर घुमाई। डेमियन का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। ये लड़की एलेना थी और वह बचपन से ही उस पर फिदा था, लेकिन उसे अभी तक इस बात का पता नहीं था। बल्कि उसे शक था कि शायद उसे ये भी पता नहीं था कि वह मौजूद है। वह चुपचाप अपने कोने से देखता रहा। उसकी मुस्कान से आसपास का वातावरण रोशन हो जाता था और उसकी हर हरकत से हवा भी खुशी से झूम उठती थी। ऐसा लगता था मानो कोई परी इस नश्वर दुनिया में उतर आए हो। हे डेमियन, अगर तुम उसे इतना पसंद करते हो तो उससे बात क्यों नहीं करते? डेमियन के दोस्त ब्राइस ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। तुम्हें पता है मैं नहीं कर सकता। वो मेरे लिए बहुत अच्छी है। डेमियन के चेहरे पर थोड़ी उदासी छाई हुई थी, लेकिन उसने जल्दी से उसे छुपा लिया और बात बदल दी। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि मुझे कल गेम में क्या मिला। मिडिल स्कूल के लड़कों का ध्यान मछली जितना ही कम समय तक टिकता था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से खेल में उसके द्वारा किए गए महाकाव्य साहसिक कार्य के वर्णन को ध्यान से सुनते रहे और पिछली बातचीत को पूरी तरह से भूल गए। जब लड़के आपस में मस्ती कर रहे थे, एलेना ने थोड़ा पीछे मुड़कर डेमियन की तरफ देखा और फिर आह भरी। वह कितना प्यारा है, लेकिन वह कभी मुझसे बात करने नहीं आता। क्या मैं उसके लायक नहीं हूं? समय बीतता गया और स्कूल का दिन बाकी दिनों की तरह चलता रहा। डेमियन सुबह गणित और विज्ञान की कक्षा में जाता था और दोपहर में अंग्रेजी और इतिहास की कक्षा में। दोपहर के भोजन में उसकी मां ने उसके लिए एक विशेष भोजन तैयार किया था। इससे एक शर्मनाक स्थिति पैदा हो गई जब उसने गलती से अपने सभी दोस्तों के सामने वह नोट दिखा दिया जिस पर लिखा था, आई लव यू, मां की ओर से। डेमियन ने स्कूल के बाद रुककर घर जाने से पहले कुछ क्लब गतिविधियों में भाग लेने का फैसला किया, लेकिन वह भूल गया था कि उसके माता पिता दोनों आज व्यस्त हैं। मुझे लगता है कि मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा, उसने मन ही मन सोचा। वह ऐसा अक्सर नहीं करता था, लेकिन वह पहले भी स्कूल से पैदल घर आ चुका था, इसलिए उसे रास्ता पहले से ही पता था। उसने अपने हेडफोन लगाए और स्कूल के पहले सफल दिन का जश्न मनाते हुए अपना पसंदीदा संगीत सुना। एक चौराहे पर खड़े होकर डेमियन पैदल चलने के लिए हरी बत्ती का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र किसी चीज पर पड़ी। एक लड़की हेडफोन लगाए सड़क पर चल रही थी, मानो उसे इस बात का एहसास ही न हो कि अभी चलने का समय नहीं हुआ है। एक ट्रक सड़क पर बेकाबू होकर तेजी से आया और सीधे लड़की की ओर बढ़ रहा था। उसे टक्कर लग जाएगी। डेमियन हमेशा एनीमे देखता रहता था, इसलिए उसे पता था कि ऐसी परिस्थितियां कभी अच्छी नहीं होती। उसने सब कुछ अनदेखा किया और लड़की की तरफ दौड़ पड़ा। सावधान रहो, अरे, उसने चिल्लाया, लेकिन लड़की उसे सुन नहीं पाई। कोई और चारा न होने पर वह दौड़कर उसके पास गया और उसे रास्ते से हटा दिया और तेजी से उनके पास से गुजर रहे ट्रक से बाल बाल बच गया। लड़की की ओर देखते हुए डेमियन ने पूछा, हे, क्या तुम ठीक हो? लड़की ने सदमे में आकर अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। उसने अभी अभी ट्रक को गुजरते देखा था और जानती थी कि अगर उसने उसे धक्का न दिया होता तो क्या होता। जी, मैं ठीक हूँ। मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी डेमियन ने उसका चेहरा ध्यान से देखा और उसे आश्चर्य हुआ कि वह एलेना थी, जिस पर उसका क्रश था और जो स्कूल की ब्यूटी क्वीन थी। आह, कोई बात नहीं, मैं चुपचाप खड़ा होकर किसी को चोट लगते हुए नहीं देख सकता था, डेमियन ने जवाब दिया। जैसे ही उसने देखा कि उसने किसे बचाया है, वह इतना शर्मिंदा हो गया कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। एलेना मुस्कुराए, वह वाकई बहुत प्यारा है और वह मेरा हीरो भी है। और इस तरह जिंदगी चलती रही। उस घटना के बाद एलेना अक्सर डेमियन के पास जाकर उससे बातचीत करने लगी। इससे डेमियन भी उसके सामने कम शर्मीला होने लगा। हाई स्कूल के पहले साल के अंत तक दोनों पक्के दोस्त बन चुके थे और जिंदगी चलती रही। हाई स्कूल के दूसरे साल के अंत तक डेमियन और एलेना एक दूसरे को डेट करने लगे थे। वे फिल्में देखते, पार्क जाते और एलेना एक बार उसके माता पिता से भी मिल चुकी थी। हालांकि वह अनुभव इतना शर्मनाक था कि डेमियन उसे बताना नहीं चाहता था। और जब वो 16 साल का हुआ तो एक ऐतिहासिक घटना घटी। डेमियन और एलेना हमेशा की तरह उसके कमरे में बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। तभी एलेना ने अचानक पहल की। बिना किसी चेतावनी के उसने उसे चूम लिया। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया और उसे लगा जैसे वो सपना देख रहा हो,
लेकिन फिर भी उसने उसे वापस चूमने की कोशिश की। ये दोनों का पहला चुंबन था, इसलिए माहौल थोड़ा अजीब था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। वे एक दूसरे को चूमते रहे और उनके हाथ बेकाबू होते चले गए, और अगले दिन डेमियन एक नए इंसान के रूप में जागा। मैंने सच में कर दिखाया, मैंने एलेना के साथ कर दिखाया। वह अपने कमरे में उछलते कूदते और जश्न मनाते हुए चिल्लाया। किसने सोचा होगा कि जिस लड़की को वह कभी दूर से ही निहारता था, उसके साथ वह इतना खुश होगा। उछलते कूदते उसे अचानक सिरदर्द होने लगा। डेमियन घुटनों के बल गिर पड़ा, दर्द से चीखने से पहले ही वह बेहोश हो गया। उसके दिमाग में लगातार खून खराबे के दृश्य घूम रहे थे। मंगा कॉमिक्स से निकले खौफनाक राक्षस उसे घेरे हुए थे और वह उन्हें एक एक करके मार रहा था। उसके दाहिने हाथ में तलवार थी, लेकिन बाएं हाथ का क्या? उसका पूरा बायां हाथ कहीं कटकर अलग हो गया था। वह जागना चाहता था, वह उस शांतिपूर्ण जीवन में वापस लौटना चाहता था जो वह अब तक जी रहा था। कई घंटे बीत गए और डेमियन की पलकें धीरे धीरे खुलने लगीं। जब उसने पलकें खोली तो वहां एक ऐसी रोशनी थी जो पहले नहीं थी। गहरी सांस लेते हुए वह खड़ा हो गया। लगता है मैं अब इस दिखावे को और नहीं जी सकता। कुछ और हफ्तों में इस परीक्षा की प्रकृति के कारण मेरा अहंकार चकनाचूर हो जाएगा। अंततः ये जगह एक भ्रम थी। लाख कोशिश करने पर भी यह डेमियन की आंखों को धोखा नहीं दे सकती थी। उसे यह बात समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन समझने के बाद भी उसने अनजान होने का नाटक किया। वह यथासंभव लंबे समय तक इस शांति का आनंद लेना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी सचेत सोच को बंद कर दिया था और सचमुच अपने बचपन के रूप में जी रहा था। अचानक सिरदर्द और यादों के सैलाब के कारण ही वह अपनी इस अवस्था से जागा। सिर हिलाते हुए वह अपने माता पिता को एक बार फिर देखने के लिए नीचे गया। वहां उसे अपने पिता और माता का जाना पहचाना दृश्य देखने को मिला, जहां वे एक साथ आनंद ले रहे थे, बातें कर रहे थे, एक खाना बना रहा था जबकि दूसरा सोफे पर आराम कर रहा था। डेमियन को देखकर दोनों मुस्कुराए और उसका अभिवादन किया। डेमियन ने भी मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन साफ दिख रहा था कि उसकी मुस्कान बनावटी थी। क्या कुछ गड़बड़ है? उसकी मां ने चिंतित चेहरे से पूछा। डेमियन के कुछ कहने से पहले ही उसके पिता ने उससे पहले ही बोल दिया, अरे मुझे लगता है मुझे पता है कि क्या चल रहा है बेटा, मुझे उससे अकेले में बात करने दो, आमने सामने। डेमियन के पिता उसे खींचकर एक बगल वाले कमरे में ले गए। सामने खड़े व्यक्ति को देखकर डेमियन को केवल कुछ जानी पहचानी सी अनुभूति हुई, लेकिन वह उसके लिए काफी हद तक अनजान था। इसी कारण डेमियन को समझ नहीं आ रहा था कि उसका चेहरा देखते ही उसकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे थे। जब उसके पिता ने बात की तो उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे। क्या अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है? डेमियन की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, लेकिन समय देखकर उसे लगा कि वह जल्द ही स्कूल के लिए निकल जाएगा। हाँ, मुझे स्कूल के लिए देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसके पिता ने उसे जाने नहीं दिया। तुम जानते हो कि मेरा मतलब यह नहीं था। डेमियन ने अपने पिता की आंखों में देखा। वे अथाह काली थीं, मानो वे सब कुछ निगल सकती हों। डेमियन ने हल्के से सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकता। उसके पिता ने हल्की सी आह भरी। हालांकि मैं सचमुच तुम्हारा पिता नहीं हूं, लेकिन इस जगह ने मेरी हूबहू नकल की है, इसलिए मेरे पास उसकी यादें हैं। मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ हो या अभी क्या कर रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि असली में तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा होता। डेमियन अपना गुस्सा रोक नहीं पाया। अगर तुम मुझसे मिलने के लिए इतने बेताब थे तो फिर क्यों चले गए? क्या तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद माँ का क्या हाल हुआ? उन्हें कितना तनाव झेलना पड़ा। डेमियन अपना गुस्सा और निकालना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह हमेशा अपने पिता की आंखों में छिपे दर्द को जानता था। मुझे पता है तुम्हारे मन में सवाल हैं और मुझे ये भी पता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन जवाब देना मेरा काम नहीं है। आखिर मैं तुम्हारा असली पिता नहीं हूं। उसे ढूंढो, तब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी। डेमियन ने एक बार फिर आह भरी। उसे हमेशा से लगता था कि उसके पिता में कुछ खास बात है। ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति का जन्म पृथ्वी जैसे शक्तिहीन समाज में होना नामुमकिन था। फिर भी उसे यह नहीं पता था कि इन सवालों के जवाब कहां से मिलेंगे। खैर, वो तो बाद में होगा। मुझे अतीत का ये रूप देखने को मिला, ये जानकर खुशी हुई, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। अगर आप मुझे यहाँ रुकने के लिए मजबूर करना चाहते हैं और मेरी इच्छा शक्ति तोड़ना चाहते हैं, तो सिर्फ इतने से यह नामुमकिन है। डेमियन ने किसी से विशेष रूप से बात नहीं की, फिर भी दुनिया ने उसके शब्दों पर प्रतिक्रिया दी। जिस आरामदायक घर में वह बचपन में रहता था, बाहर की सड़कें और यहाँ तक कि उसके पिता जो उस पर उदास मुस्कान बिखेर रहे थे, धीरे धीरे प्रकाश के कणों में गायब होने लगे।
मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम अपनी यात्रा में कभी न डगमगाओ। अपने अंतिम शब्दों के साथ ही उसके पिता पूरी तरह से गायब हो गए। डेमियन अब सफेद रंग की दुनिया में अकेला रह गया था। उसके सामने एक प्रोजेक्टर स्क्रीन जैसी कोई चीज प्रकट हुई जिसमें उसका असली अतीत दिखाया गया। ये सब हाई स्कूल के दौरान शुरू भी नहीं हुआ था, क्योंकि उनके मिडिल स्कूल का जीवन ही बदमाशी और उपहास से भरा हुआ था। इस समय तक उनके पिता पहले ही गायब हो चुके थे और उनकी मां कभी घर पर नहीं रहती थी। हालांकि हाई स्कूल का उनका पहला साल उनकी बदकिस्मती के इस चक्र का चरम था। उस बस यात्रा में सन्नाटा छाया रहता था, सिवाय कभी कभार होने वाली बदमाशी के। ब्राइस कभी उसका दोस्त नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा बच्चा था जो डैमियन को दुखी करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता था। जब एलेना बस में चढ़ी तो ब्राइस ने उसे प्रोत्साहित करने के बजाय सबके सामने चिल्लाकर कहा कि वह एलेना को पसंद करता है। यही वह घटना थी जिसने उसके मन में रोमांस के सारे विचार मिटा दिए। हाई स्कूल का उसका पहला साल बहुत बुरा था। उसके कभी दोस्त नहीं बने, वह कई कक्षाओं में फेल हो गया और वह क्लब की गतिविधियों के कारण नहीं, बल्कि उत्पीड़न सहन न कर पाने के कारण पैदल घर जाता था। जब वह घर लौटा तो उसकी मां वहां कभी नहीं थी। वह एक साथ 3 से 4 नौकरियां करती थी और उसके पास उसके लिए बिल्कुल समय नहीं होता था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि उसने अवसाद से राहत पाने के लिए खुद को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया था। अवसाद के इस दौर के बीच में ही उनकी मुलाकात एलेना से औपचारिक रूप से हुई थी। यह एक बस स्टॉप पर हुई एक सामान्य मुलाकात थी, न कि कोई वीरतापूर्वक एलेना की जान बचाने वाली मुलाकात। लेकिन उस एक मुलाकात ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने उसकी दुनिया को मुस्कुराहटों से भर दिया और उसे जीवन के प्रति एक नया नजरिया दिखाया। उसे एहसास हुआ कि उसकी मां ने उसे स्वस्थ जीवन देने के लिए कितना प्रयास किया था, और उसने खुद को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया। फिर दुनिया में अचानक बदलाव आया और उनकी मां कोमा में चली गईं, इससे पहले कि वह उनके सभी कामों के लिए उन्हें धन्यवाद दे पाते। उनका जीवन एक बार फिर बदल गया, क्योंकि उनके पास अपनी और अपनी मां की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा किसी और चीज के बारे में सोचने का समय नहीं था। और अंततः कुछ वर्षों बाद उनका निधन हो गया। हालांकि डेमियन की पिछली कहानी दुखद और मृत्यु से भरी नहीं थी, फिर भी यह ऐसी घटना थी जो धरती पर किसी भी बच्चे को मानसिक रूप से आघात पहुंचा सकती थी। डेमियन में भरोसे की समस्या विकसित हो गई, उसने अपनी समस्याओं को साझा करने की क्षमता खो दी, और उसने कभी भी खुद को किसी से सहारा लेने की अनुमति नहीं दी। मुकदमे के दौरान सामने आए आदर्श भविष्य को देखने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि उन वर्षों ने उन पर कितना गहरा प्रभाव डाला था। उनके मन में आज भी भरोसे से जुड़ी समस्याएं और उस दौरान मिले कई अन्य घाव मौजूद थे। हालांकि उसके शरीर पर पुनर्जनन की क्षमता के कारण कोई निशान नहीं थे, फिर भी वह उस ठंडे ब्लेड को महसूस कर सकता था जिसे उसने उस समय उसकी त्वचा पर चलाया था। प्रोजेक्टर पर दृश्य समाप्त हो गए और डैमियन उस खाली सफेद कमरे में अकेला रह गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जो कुछ उसने अभी अभी अनुभव किया था उसके बारे में सोचने लगा। उसे थोड़ा समय लगा, लेकिन आखिरकार उसने अपने विचारों को समेट लिया। लगता है कि मुझे सिर्फ अपनी ताकत में ही सुधार करने की जरूरत नहीं है। दरअसल उन्हें ये परीक्षा अच्छी लगी। इसने उन्हें अपने भीतर की कई ऐसी कमियां दिखाईं जिन्हें वे स्वयं अपनी चेतना के कारण पहचान नहीं पाए थे। इसने उन्हें कुछ ऐसी यादें भी ताज़ा कर दी जिन्हें उन्होंने अवचेतन रूप से दबा रखा था। जब डेमियन ने दोबारा अपनी आंखें खोलीं तो वह फिर से उसी छोटे से सिंहासन कक्ष में था। उसके बगल में बेहोश पड़ी कैथरीन थी, जो जाहिर तौर पर उसी परीक्षा से गुजर रही थी। और सचमुच वह ठीक उसी स्थिति से गुजर रही थी। कैथरीन को अपने बचपन के दृश्य दिखाई दे रहे थे। उसके पिता एक सम्राट थे, इसलिए उनके पास हरम होना स्वाभाविक ही था। उन्होंने लगभग 100 पत्नियां रखी थीं, जिनसे उन्होंने प्रेम या लाभ जैसे विभिन्न कारणों से विवाह किया था। वास्तविकता में ये हरम विषाक्त था, जो लगातार उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए लड़ता और साजिश रचता रहता था। लेकिन जिस दुनिया में वह रहती थी उसमें वे बेहद सामंजस्यपूर्ण थे। कैथरीन की एक बहन थी जिससे वह बहुत प्यार करती थी, लेकिन समय बीतने के साथ साथ वह उससे दूर होती चली गई। वह पाखंडी बन गई और अपनी मां की तरह सिंहासन के लिए अपने भाई बहनों के खिलाफ साजिश रचने लगी। पद और प्रतिष्ठा के लालच में डूबे लोगों में पैदा होने वाली कुरूपता को देखकर ही कैथरीन ने महल छोड़कर एक साहसी बनने का फैसला किया था। हालांकि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसकी बहन उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और अकेले जाने के बजाय वह अपनी बहन के साथ मिलकर रोमांचक यात्राएं करती थी, और जैसे जैसे वे बड़ी होती गईं, दुनिया के नज़ारों का आनंद लेती गईं। और अंत में उसकी माँ कैथरीन जब 12 साल की थी तब उसकी माँ की रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गई,
और कोई भी कभी उसकी मृत्यु का कारण पता नहीं लगा सका, लेकिन कैथरीन जानती थी। उसकी मां की हत्या हरम की किसी अन्य सदस्य ने की थी। कैथरीन की मां को सम्राट की सबसे प्रिय पत्नी के रूप में जाना जाता था। वह उनकी पहली पत्नी थी जिनसे उन्होंने प्रेमवश विवाह किया था। यही एक मुख्य कारण था कि सम्राट कैथरीन को इतना पसंद करते थे। इस दुनिया में उसकी मृत मां जीवित और स्वस्थ थी और अपनी बेटी के लिए एक सच्ची अभिभावक बनने में सक्षम थी। हालांकि कैथरीन में मायावी शक्तियों से लड़ने की क्षमता थी, लेकिन डेमियन की तरह उसे इन शक्तियों से पूरी तरह से सुरक्षा प्राप्त नहीं थी। इस आदर्श दुनिया में उसका अहंकार टूटने का खतरा साफ तौर पर महसूस होता था। और वह सिर्फ आशंकित ही नहीं थी, बल्कि लगभग ऐसा हो ही गया था। वह अपने शांतिपूर्ण जीवन के सुख में डूबी हुई थी, जहां उसने किसी को या किसी चीज को नहीं खोया था। वह एक साहसिक यात्रा पर निकली और डेमियन से मिली, और वे साझेदार बन गए। उन्होंने साथ मिलकर अनगिनत अभियानों में भाग लिया और कई वर्षों के दौरान उनके बीच प्रेम की एक नई शुरुआत हुई। उन्होंने शाही राजधानी में शादी की, जिसमें उनकी मां गवाह के रूप में उपस्थित थीं, और उन्होंने शादी को आशीर्वाद दिया। कैथरीन के पास वह सब कुछ था जो वह चाहती थी, लेकिन ये स्थिति हमेशा के लिए नहीं रह सकती थी। वास्तविक दुनिया में उसकी कुछ जिम्मेदारियां थीं, कुछ ऐसे लोग थे जिनकी वह परवाह करती थी और जो उसका इंतजार कर रहे थे। उसकी आंखों की पुतलियां फड़कने लगीं। हालांकि वे डेमियन के जैसे नहीं थे, फिर भी उनमें कुछ ऐसी विशिष्टता थी जिसने कैथरीन को इस स्थिति से बाहर निकलने में मदद की। डेमियन के शांत दृष्टिकोण के विपरीत कैथरीन ने सीधे बलपूर्वक भ्रम को तोड़ दिया। उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि उसे ऐसा कुछ दिखाया गया। उसे इस बात से नफरत थी कि वह लगभग इस नीरस जीवन का शिकार हो गई थी। उसने अपने भ्रमों को उस भ्रम पर थोप दिया जिसमें वह फंसी हुई थी, और उस दबाव का उपयोग करके तेजी से प्रगति और अंतर्दृष्टि प्राप्त की, इससे पहले कि भ्रम कांच की तरह टूट जाए। डेमियन की तरह उसे भी सफेद कमरे में छोड़ दिया गया था। उसे उसका अतीत दिखाया गया, जहां उसकी मां की मृत्यु हुई थी, जहां उसके पिता उसे जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं दे पाते थे, कहीं ऐसा न हो कि उसे भी मार दिया जाए, और जहां उसकी बहन ने सत्ता की लालसा में उसे धोखा दिया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसे सब कुछ फिर से दिखाई देने लगा। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना था जिस पर वह भरोसा करती हो, जिसकी वह परवाह करती हो। अपनी मां की मृत्यु के दिन से लेकर आज तक उसने खुद को इतना असुरक्षित कभी महसूस नहीं किया था। जब सफेद कमरा गायब हुआ तो सबसे पहले उसने डेमियन को देखा। बिना कुछ कहे वह उसकी बाहों में कूद पड़ी और रोने लगी। वह तब तक रोती रही जब तक उसके आंसू सूख नहीं गए। सच तो यह है कि डेमियन भी रोते रोते जागा था। वह पूरी तरह से इसलिए नहीं टूटा क्योंकि सपने से बाहर आने से पहले वह अपने माता पिता के सामने रो चुका था। डेमियन ने कैथरीन के व्यवहार के लिए उसे जरा भी दोषी नहीं ठहराया, बल्कि जब वह खुद को शांत कर रही थी तो उसने उसकी पीठ थपथपाई। कैथरीन, क्या तुम ठीक हो? उसने धीमी आवाज में कहा। वह उसे चौंकाना नहीं चाहता था क्योंकि वह अभी अभी सामान्य हुई थी। उसने धुंधली आंखों से उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। धीरे धीरे उसके भेस का धुंध छंट गया और डेमियन के सामने उसका असली चेहरा पूरी तरह से प्रकट हो गया। हालांकि वह पहली मुलाकात से ही इस चेहरे को देखता आ रहा था, लेकिन जब उसने खुद को उसके सामने प्रकट करने का फैसला किया तो उसमें कुछ अलग ही बात थी। बोलते समय उसके होंठ खुल गए। अब मैं कैथरीन हॉट नहीं हूं। मेरा नाम रोज है, रोज एडेलेयर। फिर उसने अपना सिर आगे झुकाया और उसके होंठ उसके होठों से मिल गए। डेमियन की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं जब उसने ये समझने की कोशिश की कि आखिर हो क्या रहा है। उसे पता था कि वे आखिरकार इस स्थिति तक पहुंचेंगे, लेकिन उसने इतनी जल्दी ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी, और मौजूदा हालात तो और भी चौंकाने वाले थे। हालांकि उसके शरीर का हर कण उसे उसी तरह जवाब देने और उसे वापस चूमने के लिए कह रहा था, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ रहा। उसके तर्क चाहे जो भी हो, जिस तरह से घटनाएं घटी, उसे लगेगा कि अब उनके रिश्ते में होने वाली कोई भी प्रगति उसकी कमजोरी का फायदा उठाना होगी। डेमियन ने उसके कंधों को पकड़कर धीरे से उसे अपने होठों से दूर किया, हालांकि उसने उसे अपने शरीर पर सहारा लेने दिया। उसके चेहरे पर दिख रहे धोखे के भाव ने उसे सचमुच एक घटिया इंसान जैसा महसूस कराया, लेकिन ये करना जरूरी था। क्या आप मुझे नहीं चाहते? उसने कमजोर आवाज में पूछा। कैथ, नहीं रोज, बेशक मैं तुम्हें चाहता हूं, लेकिन अभी खुद को देखो। क्या तुम कभी इस तरह की हरकत करने से पहले मुझसे पूछोगी कि क्या मैं तुम्हें चाहता हूं? तुम्हें जानते हुए तुम पहले झपट्टा मारोगी और बाद में सवाल पूछोगी। उसके शब्दों पर रोज शर्मा गई, लेकिन वह इसे नकार नहीं सकी।
आखिरकार अगर गुप्त लोक छोड़ने से पहले वह उससे सामना नहीं करता तो यही उसकी योजना थी। अचानक उसे अपने माथे में तेज दर्द महसूस हुआ। आह, ये किस लिए था? उसने डेमियन पर चिल्लाते हुए कहा, जिसने अभी अभी उसे धक्का दिया था। पहले अपने सामान्य स्वभाव में लौट आओ। अगर तब भी तुम इतने साहसी बन सको तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। डेमियन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह जानती थी कि वह सही कह रहा है और इससे उसके मन में उसके प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। फिलहाल वह मुकदमे के दौरान हुए अपने अनुभव से अभी भी सदमे में थी। उसे किसी तरह की आत्मीयता की तीव्र इच्छा थी और उसने सबसे पहले जिस चीज का ख्याल आया वही थी डेमियन। इस तथ्य को एक तरफ रखते हुए कि डेमियन को चूमना उसके मन में अंतरंगता का सबसे प्राथमिकता वाला रूप था, केवल इस तथ्य से कि वह समर्थन के लिए इस तरह की चीज की लालसा कर रही थी, एक उचित रिश्ते की शुरुआत बुरी साबित हुई। अगर वे इस तरह से शुरुआत करते हैं तो इससे केवल भविष्य में जहरीलेपन और एक दूसरे पर अत्यधिक निर्भरता का ही जन्म होगा। इस प्रकार का रिश्ता कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता और संभवतः इससे दोनों पक्षों में से किसी एक या दोनों का भावनात्मक रूप से टूट जाना तय है। रोज ने हल्के से सिर हिलाया लेकिन फिर भी उससे अलग होने से इनकार कर दिया। वह उसकी छाती से और चिपक गई और उसकी गर्माहट का आनंद लेने लगी। हालांकि डेमियन उसे बताना चाहता था कि उन्हें और भी जरूरी काम करने हैं, लेकिन उसने देखा कि वह पहले ही सोच चुकी थी। ये मूर्ख औरत, क्या उसे मुझ पर इतना भरोसा है? उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई जिसे वह रोक नहीं पाया। अगर वह इस बारे में सोचता तो तकनीकी रूप से वही उसका पहला चुंबन था। पृथ्वी पर उसके सामाजिक जीवन को देखते हुए ये स्पष्ट था कि उसकी कोई प्रेमिका नहीं थी और दुनिया के जागृत होने के बाद से उसने रोमांस के बारे में जरा भी नहीं सोचा था। हालांकि अपने पहले चुंबन के बारे में सोचते ही उन्हें एक और याद आ गई। भले ही वह वास्तविक नहीं था, लेकिन 16 साल की उम्र में उन्होंने एलेना को चूमा था। उस अनुभव के बारे में सोचते ही डेमियन के चेहरे पर भाव बदल गए। ये कहना झूठ होगा कि उसके मन में एलेना के लिए कोई भावना नहीं थी। उसे यह समझ नहीं आता था कि यह सब कैसे होता है, लेकिन उस मुकदमे ने उसके जीवन के हर व्यक्ति की हूबहू नकल कर दी थी। एलेना भी अपने असली रूप की हूबहू प्रति थी। भले ही यादें झूठी थीं, लेकिन अनुभव उसके दिमाग में ताज़ा थे। इसके अलावा वह विश्वासपूर्वक ये नहीं कह सकता था कि पृथ्वी पर उसके असली रूप के लिए उसके मन में कोई भावना नहीं थी। उनसे मिलने से पहले ही वह उस पर मोहित था। हालांकि वह मोहभंग अब समाप्त हो चुका था, लेकिन इतने लंबे समय तक इतने करीब रहने के कारण उसके लिए आकर्षण महसूस न करना असंभव था। लेकिन समय ने उसके अपने एहसासों को समझने का इंतजार नहीं किया। उस समय ने उसे रिश्ते की संभावना पर विचार करने का भी मौका नहीं दिया। एलेना के कभी कभी दिखाए जाने वाले नखरे भरे व्यवहारों के बारे में सोचते हुए डेमियन को सचमुच समय को कोसने का मन करता था। जैसे ही उसके विचार इस दिशा में भटकने लगे, उसने एक बार फिर अपनी छाती पर सो रही राजकुमारी की ओर देखा। तो असल में मुझे 2 महिलाओं के लिए भावनाएं हैं, बिल्कुल किसी अयाश प्लेबॉय की तरह। उसने अपने ही विचारों पर आह भरी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति से कैसे निपटेगा। शायद अगर उसने मुकदमे के दौरान एलेना के साथ डेटिंग में वह पूरा साल न बिताया होता, अगर उसने उन अनुभवों को इकट्ठा न किया होता जो हो सकते थे, तो उसे इस समस्या का सामना न करना पड़ता। उसने उसे 3 साल से देखा भी नहीं था, इसलिए उसे लगा कि उसके बीच कुछ भी होना असंभव है। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि कोई खास व्यक्ति उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। उसकी आंखों में एक जटिल चमक देखकर रोज को अपनी माँ की कही एक पुरानी कहावत याद आ गई। शक्तिशाली और आकर्षक व्यक्तित्व वाले लोग कभी भी एक ही साथी के साथ नहीं रहते। अगर आप कभी ऐसे किसी व्यक्ति के प्यार में पड़ जाएं, तो आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प यही है कि आप उनके दिल में सर्वोच्च स्थान हासिल कर लें। उस समय रोज इस बात को लेकर ज्यादा उलझन में थी कि उसकी मां ने पुरुषों की जगह लोग क्यों कहा, लेकिन अब जब वह बड़ी हो गई थी तो उसके शब्दों के पीछे छिपे भाव को समझना कोई मुश्किल काम नहीं था। एक तरह के उल्टे हरम के ख्याल से उसे हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी रोक ली ताकि वह डेमियन को देखती रह सके। वह जानती थी कि उसने अपने अचानक किए गए कार्यों से डेमियन को मुश्किल में डाल दिया है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके दिल में कोई और औरत है। बल्कि वह जानती थी कि मुकदमे की समाप्ति तक कोई और औरत उसे इस तरह सोचने पर मजबूर नहीं कर सकती थी। अगर उसने भी वही अनुभव किया जो मैंने किया, तो शायद वह उसके अतीत का कोई व्यक्ति था। अगर डेमियन को पता होता कि रोज ने उसकी आंखों में दिख रहे जटिल भावों के आधार पर कितना कुछ अनुमान लगा लिया था, तो वह शायद भयभीत हो जाता। लेकिन रोज इस बात पर अटकी नहीं थी कि कौन शामिल है या क्यों। वह अपनी मां की बातों को दिल से मान रही थी।
डेमियन भविष्य में जिन भी महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा उनमें वह पहले स्थान पर रहेगी। षड्यंत्र और छल से नहीं, बल्कि प्रेम और सहयोग से। यही उसके साथ अपना स्थान बनाने का सबसे अच्छा तरीका था। रोज एक शाही हरम में पली बढ़ी थी। वह जानती थी कि अगर किसी परिवार में बहुत ज्यादा औरतें या गलत तरह की औरतें आ जाएं तो हालात कितने बिगड़ सकते हैं। वह ऐसी स्थिति को होने ही नहीं देगी। चलो उसे 3 तक ही सीमित रखते हैं। नहीं, शायद 5। हम ज्यादा से ज्यादा 8। अगर उसे इससे ज्यादा चाहिए तो उसे मुझसे लड़ना पड़ेगा। इस बात से अनभिज्ञ कि उसकी प्रेम कहानी को उसकी प्रेमिका द्वारा पूरी तरह से योजनाबद्ध किया जा रहा था, डेमियन ने अपने विचार समाप्त किए। जब हमारा रिश्ता क्या है वाली बातचीत का समय आएगा तो मैं सीधे रोज से इस बारे में बात कर लूंगा। अपने फैसले पर गर्व महसूस करते हुए डेमियन मन ही मन थोड़ा झूम उठा। हे, कल्पना कीजिए कि मैं एक इशिकाई नायक हूं जिसके पास एक विशाल हरम है। ये काफी मजेदार होगा। डेमियन को तो इस तरह का हरम चाहिए ही नहीं था। उसने देखा था कि यह सब कैसे चलता है और उसे यह बहुत झंझट भरा काम लगता था। अगर उसे एक से ज्यादा औरतें रखनी ही हैं तो वह उनकी संख्या कम ही रखेगा। डेमियन, तुम्हारा दिल पत्थर का है। तुम्हें अपना इरादा पक्का रखना होगा। हरम का मामला सुलझाने के बाद डेमियन ने कुछ घंटे सोच विचार में बिताए, क्योंकि वह गुप्त क्षेत्र में बचे हुए समय के लिए अपनी योजनाओं पर विचार कर रहा था। उसके अनुमान के अनुसार परीक्षण के दौरान वास्तविक समय में 1 महीना बीत जाना चाहिए था। इसका मतलब था कि उनके पास केवल 3 महीने बचे थे। 3 महीने। अगले 3 महीनों के लिए हम सब कुछ भुलाकर शिखर पर चढ़ेंगे। अगर हम अंत तक नहीं पहुंच पाए तो रास्ते में मिलने वाले किसी एक ऐतिहासिक मकबरे पर वापस आ जाएंगे। डेमियन अपने विचारों को समाप्त ही कर रहा था कि उसे अपनी छाती पर कुछ हलचल महसूस हुई। रोज ने धीरे से जागने का नाटक किया और फिर कमरे में चारों ओर नजर डाली। कमरे में चल रहे सारे हंगामे के बीच वह भूल ही गई थी कि वे एक मुकदमे के बीच में हैं। शांत हो जाओ, डेमियन ने उसकी सतर्कता देखकर कहा। यह आखिरी परीक्षा होनी चाहिए थी। अब बस हमें इसके फल भोगने हैं। वे उठे और हॉल के अंत में स्थित छोटे सिंहासन की ओर चल पड़े। डेमियन ने इस बात पर ध्यान दिया कि रोज ने उसका हाथ नहीं छोड़ा था, लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिया। जब वे दोनों सिंहासन से 10 मीटर की दूरी के भीतर पहुंचे तो उनकी नजर में एक नई पत्थर की पटिया दिखाई दी। तुम जिसने मेरी परीक्षा पूरी की और अपनी योग्यता सिद्ध की, मैं तुम्हें अपनी तकनीकें और ज्ञान प्रदान करता हूं। इनका बुद्धिमानी से उपयोग करो और जिस दुनिया में तुम्हारा जन्म हुआ है उसकी रक्षा करो, क्योंकि यह हमेशा तुम्हारे लिए घर जैसा रहेगा। डेमियन को एहसास हुआ कि इस मकबरे में प्रवेश करने से केवल जानवरों को ही नहीं रोका गया था, बल्कि एपेरॉन महाद्वीप पर पैदा न हुए सभी लोगों को भी रोका गया था। अगर ऐसा है तो मैं अंदर कैसे जा पा रहा हूं? डेमियन को इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं सूझा। उस सवाल को अपने दिमाग के पीछे धकेलते हुए डेमियन आगे बढ़ा और अपना हाथ उस शिला पर रख दिया, जैसा उसने तब किया था जब वे पहली बार मकबरे में दाखिल हुए थे, और रोज भी कुछ ही देर बाद उसके साथ शामिल हो गई। जैसे ही जमीन 2 हिस्सों में बंटी, एक विशाल भंडारण स्थान सामने आया। अनगिनत सोने के सिक्के इधर उधर बिखरे पड़े थे, लेकिन ये खजाने की सबसे निचली श्रेणी ही थी। उनके अलावा अलमारियों का एक हिस्सा था जो हर तरह की औषधियों से भरा हुआ था, जिनकी डेमियन कल्पना कर सकता था। सहनशक्ति और ऊर्जा बढ़ाने वाली औषधियां, उपचार करने वाली औषधियां, विभिन्न टॉनिक और यहां तक कि अमृत की एक बोतल भी। प्राचीन काल में उनके पास ये सब चीजें बहुत मात्रा में रही होंगी। डेमियन ने अपनी सूची में सब कुछ समेटते हुए सोचा। इस बीच रोज का ध्यान कहीं और था। ये शेल्फ बाकी अलमारियों से काफी छोटी थी, लेकिन इसके अंदर रखी चीजें उसके लिए बेहद कीमती थीं। इस शेल्फ में मायाजाल और उनके उपयोग के बारे में इस विशेषज्ञ के संपूर्ण ज्ञान से भरी किताबें थीं। जो व्यक्ति अंतिम परीक्षा में दिखाए गए भ्रम जितना यथार्थवादी भ्रम भी रच सकता था, उसकी विरासत के रूप में यह निश्चित रूप से अनमोल था। रोज ने तुरंत किताबें जेब में रख लीं। वह जानती थी कि डेमियन को वैसे भी इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसकी रुचियां डेमियन से मेल नहीं खाती थीं। कमरे में आखिरी वस्तु एक प्राचीन तलवार थी जिस पर सोने की नक्काशी की गई थी। यह अभी भी अच्छी हालत में थी, लेकिन यह उस प्रकार का हथियार नहीं था जिसका इस्तेमाल उनमें से कोई भी करता था, इसलिए डेमियन इसे जेब में रखने की योजना बना रहा था। लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके सामान में कुछ तेजी से कांपने लगा। यह उसकी अपनी तलवार थी। जब उसने उसे बाहर निकाला तो मानो उसका अपना दिमाग हो, वह प्राचीन तलवार की ओर तेजी से बढ़ी। बिना उसके आह्वान के ही उसकी भक्षण शक्ति सक्रिय हो गई और काली आभा ने उस पुरानी तलवार को ढक लिया। फिर हमेशा की तरह उसके शरीर में वापस लौटने के बजाय
वो उसकी तलवार के चारों ओर लिपट गई। तभी डेमियन को अपनी तलवार का नाम याद आया। भक्षक। काले बादलों का उमड़ता हुआ गुबार धीरे धीरे तलवार में समा गया, जो अभी भी ऐसे कांप रही थी मानो किसी भी पल टूट जाएगी। फिर ये रुक गया। कोई तेज आवाज या सनसनीखेज संदेश नहीं था, प्रक्रिया चुपचाप समाप्त हो गई। लेकिन जब डेमियन ने तलवार पकड़ी तो उसे तुरंत फर्क महसूस हुआ। भक्षक। एसएसएस रैंक। एक कुशल लोहार द्वारा बनाई गई ये तलवार इसके धारक के गुणों को समाहित करती है। ये क्रूर और भयंकर है, लेकिन इसमें एक विशिष्ट प्रकार की भव्यता भी है। इस तलवार का एकमात्र उद्देश्य अपने शत्रुओं को भस्म करना था। इसके निर्माण के दौरान इसने अपने स्वामी की सहायता के लिए प्रवर्धन नामक विशेष प्रभाव को जन्म दिया। उच्च श्रेणी की कलाकृति के सेवन से इसने अपना वास्तविक रूप प्राप्त कर लिया है। विकास के लिए आवश्यक सार तत्व 39%। वाह, ये तो नई बात है। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद वे दोनों तुरंत लेगेसी मकबरे से निकल गए। अभ्यास के लिए यह एक सुरक्षित वातावरण था, लेकिन अब उनका मुख्य लक्ष्य तृतीय श्रेणी तक पहुंचना था। बाहर निकलना भी उतना ही आसान था जितना अंदर आना, क्योंकि उन दोनों ने सिंहासन पर रखी एक और पत्थर की पटिया पर अपने हाथ रखे और वे टेलीपोर्ट होकर बाहर निकल गए। उस समय कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और मुस्कुराए, फिर अपनी अपनी कक्षाओं में जाने के लिए अलग अलग दिशाओं में दौड़ पड़े। रोज उस स्तर तक पहुंचने वाली पहली व्यक्ति थी। उसे इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगा, क्योंकि लावा गोलेम को मारने के बाद उसे वहां तक पहुंचने के लिए केवल एक ही हत्या की आवश्यकता थी। उसने तुरंत ही ओब्सिडियन पैंथर नामक एक तीसरे दर्जे के जानवर को ढूंढ लिया और लड़ाई शुरू कर दी। हालांकि उसने उस विशेषज्ञ के ज्ञान को आत्मसात नहीं किया था जिसने विरासत की कब्र छोड़ी थी, लेकिन परीक्षण भ्रम को नष्ट करने के माध्यम से उसके भ्रम में पहले ही बहुत सुधार हो चुका था। उसने पैंथर को उसकी नाक से पकड़कर खींचा, जिससे जमीन में नकली कांटे बन गए और उसे असली दर्द महसूस हुआ। उसने मायाजाल का इस्तेमाल करके जानवर को थका दिया और अपनी वायु शक्ति का इस्तेमाल हमले की ताकत के लिए किया। जब उसने आखिरकार जानवर को मार डाला तो उसके सामने एक होलोग्राम वाली खिड़की दिखाई दी। आपकी उपलब्धियां कक्षा बदलने के लिए आवश्यक सीमा तक पहुंच चुकी हैं। कृपया नीचे दी गई सूची से एक नई कक्षा चुनें। एक कक्षा चुनें। 1. डरांती आत्मा। 2. रहस्यवादी भविष्यवक्ता। 3. ऋषि। 4. स्पेक्ट्रल फैंटम। रोज ने सोच समझकर अपने विकल्पों पर गौर किया, लेकिन वह निर्णायक स्वभाव की नहीं थी और उसकी आंखें हमेशा उसे सही दिशा दिखाती थीं। फिलहाल उसकी आंखें चौथे विकल्प की ओर इशारा कर रही थीं। आप एक प्रेतवादित प्रेत बन गए हैं। आपके भ्रमों में वास्तविकता के मूल तत्व को नियंत्रित करने की और भी अधिक क्षमता आ गई है, हालांकि वास्तव में ऐसा करना फिलहाल असंभव है। आपकी क्षमताएं बड़े पैमाने पर प्रभाव डालने में सक्षम हो गई हैं, जिससे एक छद्म क्षेत्र का निर्माण होता है। आपका अस्तित्व और भी मायावी हो गया है, जिससे आपकी छुपने की क्षमता बढ़ गई है। आपकी किंवदंतियों को और भी अधिक बल मिला है। तीसरे दर्जे का प्राणी बनकर आपने उपवर्ग चुनने की योग्यता प्राप्त कर ली है। एक उपवर्ग चुनें। 1. पवन आर्कमेज। 2. जादूगरनी। 3. लोहार। 4. कीमियागर। 5. पशु प्रशिक्षक। रोज ने अपनी मुख्य कक्षा के बारे में मिली जानकारी को मुस्कुराते हुए ग्रहण किया। उसने डोमेन की अवधारणा के बारे में सुना था। ये ऐसी चीजें थीं जिन्हें ग्रैंड मास्टर स्तर का नियंत्रण प्राप्त करने के बाद ही बनाया जा सकता था। अपनी श्रेणी की शक्ति से ही छद्म क्षेत्र प्राप्त कर लेने का अर्थ था कि उस श्रेणी में अपार क्षमता थी। डेमियन की तरह रोज ने उपश्रेणी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पवन आर्कमेज श्रेणी को चुना, क्योंकि यह उसकी आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त थी। अंत में उसने अपनी स्थिति का खुलासा किया। स्थिति। रोज एडेलेयर। इंसान। महिला, आयु 22। स्तर 100। स्पेक्ट्रल फैंटम विंड आर्कमेज। अनुभव मूल्य 0/1,50,000। शीर्षक किस्मत का बच्चा। समानताएं ब्रह्म, हवा। शारीरिक बनावट लागू नहीं। जादुई शक्ति 12,000। STR 290। AGI 320। परिभाषा 335। इंट 315। डेक्स 325। कौशल पवन जादू स्तर अधिकतम, प्रेत जादू स्तर 1, मध्यम स्तर पुनर्जनन स्तर 8, एडेलेयर दरांती कला स्तर 5, भाग्य बोध स्तर 3, भ्रमित सिंहासन स्तर 1। विशेषता 1, भाग्य की आंखें। रोज ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वह अपनी नई फैंटम मैजिक और इल्यूसिव थ्रोन स्किल को आजमाने के लिए उत्साहित थी, लेकिन उसने सोचा कि डेमियन से मिलने तक यह इंतजार कर सकता है। इन दो बदलावों के अलावा कोई और बदलाव नहीं हुआ था, सिवाय उसकी असामान्य रूप से उच्च रक्षा क्षमता के, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
इसका कारण ये था कि वह पहले से ही इसका कारण जानती थी। टूर्नामेंट के बाद, जहां उसे अपनी जादुई क्षमता की तुलना में अपने शारीरिक रूप से कमजोर होने की समस्या का सामना करना पड़ा, उसने तुरंत अपनी स्टेट पोर्शन को रक्षा में निवेश करने का फैसला किया। डेमियन से मिलने से पहले रोज अपनी उपलब्धियों को अच्छी तरह समझने के लिए बैठ गई। मुझे आश्चर्य है कि उसे मेरी बराबरी करने में कितना समय लगेगा। डेमियन को रोज की उम्मीदों पर खरा उतरने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह रोज से एक लेवल पीछे था, इसलिए उससे बराबरी करने में एक हफ्ता ज्यादा लगा, लेकिन आखिरकार उसने बराबरी कर ली। साथ ही रोज के क्लास बदलने के बाद लगातार लेवल अप न होने के कारण डेमियन पीछे नहीं रह गया। जैसे ही डेमियन ने अपनी तलवार एक तृतीय श्रेणी के पर्वतीय गोलेम से बाहर निकाली, उसकी आंखों के सामने एक परिचित सिस्टम विंडो खुल गई। आपकी उपलब्धियां कक्षा बदलने के लिए आवश्यक सीमा तक पहुंच चुकी हैं। कृपया नीचे दी गई सूची से एक नई कक्षा चुनें। एक कक्षा चुनें। 1 तलवार संत, 2 पशु प्रशिक्षक, 3 ऋषि, 4 आकाशीय, 5 सम्राट। डेमियन को दी गई कक्षाओं की नई सूची देखकर आश्चर्य हुआ। हालांकि यह स्पष्ट था कि कौन सी कक्षा उसकी स्थानिक क्षमता के अनुकूल थी, फिर भी वह कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली लग रही थी। इसके अलावा सम्राट का भी एक पद था जिसके बारे में उसे पता नहीं था कि वह एक वर्ग है। लेकिन ये सोचकर कि किसान भी एक वर्ग का विकल्प है, उसने इस बारे में सोचना बंद कर दिया और सबसे आसान विकल्प चुन लिया। आप एक दिव्य प्राणी बन गए हैं। अभिलेखों का उद्देश्य यही दर्ज करना है। आपकी सभी उपलब्धियों का मूल एक ही इच्छा है, तारों की यात्रा करना और अपने मूल ग्रह पर लौटना। आपकी उपलब्धियों के माध्यम से आपकी किंवदंतियां इस इच्छा से प्रतिध्वनित होती हैं, जिससे यह एक वर्ग के रूप में प्रकट होती है। एक दिव्य प्राणी तारों को बुलाने की शक्ति रखता है और उनसे एक आंतरिक संबंध स्थापित करता है। वे जन्म से देवता नहीं होते और न ही बिना कारण के अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उनकी क्षमता असीम होती है। शायद शक्ति के चरम पर एक दिव्य प्राणी मात्र एक विचार से तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण करने की क्षमता भी प्राप्त कर सकता है। तीसरे दर्जे का प्राणी बनकर आपने उपवर्ग चुनने की योग्यता प्राप्त कर ली है। एक उपवर्ग चुनें। 1 लाइटनिंग आर्कमेज, 2 पुजारी, 3 लोहार, 4 कीमियागर, 5 पशु प्रशिक्षक। डेमियन ने एक बार फिर बिजली की उपश्रेणी को चुना। वह अभी भी उनके उद्देश्य को पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि शायद यही कारण था कि वह उस तत्व के साथ तेजी से प्रगति कर पा रहा था जो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं थी। उसका ज्यादातर ध्यान अपनी मुख्य कक्षा पर केंद्रित था। जानकारियों का एक जाना पहचाना सैलाब उसके दिमाग में उमड़ पड़ा, लेकिन डेमियन को इसकी परवाह नहीं थी। गुप्त क्षेत्र में चंद्रमा और सूर्य के अलावा कोई प्राकृतिक तारे नहीं थे, इसलिए उसे उस जुड़ाव का एहसास नहीं हुआ जिसके बारे में सिस्टम बात कर रहा था। कक्षा चुनने के बाद जो पहली सिस्टम विंडो खुली, उस पर उसका ध्यान केंद्रित था। क्या मेरी इच्छा मेरे पूर्वजों की कहानियों से मेल खाती है? डेमियन इस अवधारणा को समझने की कोशिश कर रहा था। अब तक उसे यह बिल्कुल भी समझ नहीं आया था कि जब सिस्टम कहता है कि उसकी किंवदंतियों को बढ़ाया गया है, तो उसका मतलब क्या होता है, लेकिन शायद उसे अभी अभी पहला सुराग मिल गया है। मेरी उपलब्धियां ही मेरी किंवदंती हैं। अपनी उपलब्धियों के विषय पर विचार करते हुए उन्होंने एपिरॉन पर प्रकट होने के बाद से अपने द्वारा किए गए कार्यों के बारे में सोचा, और समीक्षा करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके द्वारा उठाए गए अधिकांश कदम वास्तव में घर लौटने के उद्देश्य से ही थे। हालांकि कालकोठरी में यह उसकी प्राथमिकताओं में से एक थी, लेकिन यह सर्वोपरि नहीं थी। सर्वोपरि तो स्वाभाविक रूप से उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी जीवित रहने की इच्छा। थर्ड क्लास हासिल करने के बाद रोज से मिलने और ज़ारा को वापस कॉल करने से पहले डेमियन को बस अपनी स्थिति की जांच करनी थी। स्थिति डेमियन वॉर्ड, आधा इंसान आधा जानवर, पुरुष, आयु 20, स्तर 100, सेलेस्टियल लाइटनिंग आर्कमेज। अनुभव मूल्य 0/1,50,000। उपाधि या 0 शरीर का वाहक विकासकर्ता। समानताएं अंतरिक्ष, बिजली। शारीरिक बनावट 0 शारीरिक बनावट। जादुई शक्ति 15,000। STR 350। AGI 340। डेव 355। इंट 345। डेक्स 340। कौशल वार्प लेवल 10, डायमेंशनल मैजिक लेवल 1, हाई लेवल रीजनरेशन लेवल मैक्स, वॉइड स्वॉर्ड आर्ट लेवल 3, माना सेंस लेवल मैक्स, डेवोर लेवल 5, वेक्टर कंट्रोल लेवल 8, लाइटनिंग मैजिक लेवल मैक्स। इन्वेंटरी विशेषताएं शॉक एब्जॉर्प्शन, सर्व दृष्टि स्तर 4, ड्रैगन की सांस, अनंता मैट्रिक्स। बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुए थे, लेकिन जो हुए उनसे वह चौंक गया।
सबसे पहले तो उसकी मानक क्षमता लगभग 10,000 अंक बढ़ गई थी, जो उसके लिए बेहद चौंकाने वाली बात थी। हालांकि उसने इससे पहले जिस तीसरी श्रेणी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उसमें उसे इस तरह की संख्या का पहले से ही अंदाजा था, फिर भी अपनी खुद की स्थिति में इसे प्रतिबिंबित होते देखना उसके लिए चौंकाने वाला था। अगला झटका ये था कि उसका स्थानिक नियंत्रण आयामी जादू में बदल गया था। उसे यह नहीं पता था कि आयामी जादू किस हद तक काम कर सकता है, लेकिन इसका नाम सुनते ही वह बेहद शक्तिशाली प्रतीत होता था। डेमियन ने सिर हिलाया। नहीं, मैल्कम ने मुझे बताया था कि तीसरी श्रेणी ही साधना की असली शुरुआत है, इसलिए क्षमताओं का इतना अतिरंजित होना स्वाभाविक है। इसके अलावा इसे अपग्रेड करने में शायद मेरे द्वारा पहले सीखी गई किसी भी कौशल से कहीं अधिक समय लगेगा। इसी सोच के साथ डेमियन ने अपनी भक्षण क्षमता पर नजर डाली। हालांकि उसकी पुनर्जीवन क्षमता विकसित नहीं हुई थी, फिर भी वह अधिकतम स्तर पर थी। डेमियन ने अनुमान लगाया कि कौशल विकास के लिए अभी भी कुछ मानदंड पूरे करने बाकी थे। हालांकि भक्षण कौशल अभी भी अपनी मूल अवस्था में था, उसमें कोई विकास नहीं हुआ था और कालकोठरी में वाइवन को निगलने के बाद से वह स्तर 5 पर ही अटका हुआ था। ये लगभग 1.5 साल पहले की बात है। शायद इसका संबंध मेरे शून्य शरीर से है। ये जानते हुए कि वह चीज कैसे काम करती है, इस शापित कौशल को संतुष्ट करना आसान नहीं होगा। डेमियन ने अपने विचारों को अंतिम रूप दिया और पदोन्नति के दौरान प्राप्त अंतर्दृष्टियों का विश्लेषण करने का निर्णय लिया। ध्यानमग्न मुद्रा में बैठकर डेमियन अपने मन में मग्न हो गया। यह एक ऐसी चीज थी जिसे उसने कुछ समय पहले ही अवचेतन रूप से करना सीखा था। वास्तव में उसने इसे विरासत मकबरे की अंतिम परीक्षा के दौरान ही सीखा था। ऐसा करते ही डेमियन को ज्ञान का प्रवाह महसूस हुआ। अब उसका तारों से जुड़ाव मात्र नहीं था, बल्कि वह उनकी शक्ति का आह्वान भी कर सकता था। उसे अभी तक ये नहीं पता था कि यह क्षमता किस हद तक काम करती है, लेकिन वह सूर्य की प्रचंड गर्मी को अपने ऊपर पड़ते हुए और अपनी जादुई शक्ति के साथ मिश्रित होते हुए महसूस कर सकता था। अपना हाथ खोलकर उसने इच्छाशक्ति से एक छोटी सी लौ उत्पन्न की। यद्यपि वह लौ केवल एक लाइटर की लौ जितनी थी, फिर भी उसकी ऊष्मा इतनी तीव्र थी कि आसपास की जमीन पर झुलसने के निशान बन गए। हालांकि डेमियन इसे ज्यादा देर तक जारी नहीं रख सका। केवल 1 मिनट के लिए ही उसने लौ को अपनी हथेली में रखा और इस दौरान उसकी आधी माना शक्ति समाप्त हो गई। इतनी विशाल माना शक्ति क्षमता के साथ ये स्पष्ट था कि वास्तविक सूर्य अग्नि का उपयोग करना कितना बोझिल होगा। हालांकि इस चेतावनी से डेमियन का उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ। अगर वह गुप्त लोक में मौजूद छोटे से सूर्य से इतना कुछ कर सकता है, तो असली सूर्य का क्या होगा? और उन अनगिनत तारों का क्या होगा जो रात के आकाश को निरंतर रोशन करते हैं? क्या ग्रहों को भी तारे माना जाता है? डेमियन ये जानने के लिए बेताब था, लेकिन उसने अपनी वर्तमान शक्ति पर घमंड नहीं किया। आकाश में टकटकी लगाए उसने बादलों की दूसरी परत को देखा और उसे भेदकर पर्वत शिखर पर घटित दृश्यों को देखने का प्रयास किया। एक पतित देवता, भले ही वह मृत देवता हो, फिर भी एक देवता ऐसी चीज है जो बिना सोचे समझे मुझे मार सकती है। वह 6ठी श्रेणी का प्राणी है। मैल्कम की शक्ति को देखते हुए एक शहर को नष्ट करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो एक देवता का क्या? डेमियन खुद पता लगाने के लिए और इंतजार नहीं करना चाहता था। वह तुरंत उन दोनों लड़कियों से मिलने गया ताकि वे गॉडस्पार्क पर्वत के पीछे की सच्चाई का पता लगा सके और शायद इस प्रक्रिया में कुछ अपार लाभ भी प्राप्त कर सकें। डेमियन और रोज की मुलाकात तुरंत हुई, क्योंकि अपने अपने लाभ को आत्मसात करते ही वे दोनों एक दूसरे की ओर चल पड़े। अब सिर्फ ज़ारा ही बची थी। तीसरी श्रेणी में पहुंचने में तो तुम्हें काफी देर लग गई, है ना? रोज ने व्यंग्य भरे लहजे में चिढ़ाते हुए कहा। उसने शायद साहसी दिखने की कोशिश की हो, लेकिन अंदर ही अंदर वह सदमे में थी। डेमियन से जुड़े सुरागों की संख्या में भारी वृद्धि हुई थी, लेकिन उनमें से कोई भी किसी व्यक्ति से जुड़ा नहीं था। फिलहाल उसे सिर्फ 2 धागों की स्थिति दिखाई दे रही थी, लेकिन सबसे स्पष्ट धागा सीधे सूर्य से जुड़ा हुआ था। कोई भला सूर्य से कर्मिक संबंध कैसे रख सकता है? फिर भी उसका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। मैं भले ही धीमा रहा हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे हरा सकते हो, डेमियन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दोनों बिना रुके एक दूसरे की ओर बढ़ते रहे। मुझे इसके बारे में पता नहीं। चलो इस धारणा की जांच करते हैं, रोज ने जवाब दिया और दूरी कम करती रही। हाँ, चलो इस धारणा को परखते हैं। देखते हैं इस बार तुम मुझसे कैसे भागते हो, डेमियन ने कहा। इस समय वे दोनों एक दूसरे के ठीक सामने थे, उनके चेहरों के बीच बस कुछ इंच का फासला था। दोनों एक दूसरे की आंखों में उग्र लड़ाई के इरादे से देख रहे थे, फिर भी वातावरण का गुलाबी रंग बरकरार था।
अचानक मासूमियत से भरी एक हंसमुख आवाज उस इलाके में गूंज उठी। डेमियन। दोनों ने आवाज की दिशा में अपना सिर घुमाया। हालांकि इस नई आवाज से उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वास्तव में डेमियन मूर्ख की तरह खूब मुस्कुरा रहा था। जंगल से एक विशालकाय काला भेड़िया निकला, जिसका रूप उसकी आवाज से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। लेकिन तभी वह छोटी होने लगी। उसका विशालकाय शरीर धीरे धीरे डेमियन के शरीर के आकार का लगभग 3/4 रह गया। अब अपने रेशमी काले फर, सुंदर देवदूत जैसे पंखों और भोली सुनहरी आंखों के साथ वह सचमुच प्यारी लग रही थी। आखिरकार तुम आ ही गई, ज़ारा। कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें बोलने की क्षमता का आनंद आ रहा है? ज़ारा तेजी से आगे बढ़ी और डेमियन पर झपटी और पालतू जानवर की तरह उसका चेहरा चाटने लगी। एन एन उसने अपनी खुशी जाहिर करते हुए सहमति की आवाजें निकाली। डेमियन भी हंस पड़ा और उसे शांत करने की कोशिश करते हुए उसके विशाल शरीर पर हाथ फेरने लगा। वह ऐसा तभी करती थी जब वह बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाती थी। आह, ज़ारा मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल सकती है? मुझे लगता है मैं सच में रो दूंगी, रोज ने बनावटी निराशा के साथ कहा। तभी ज़ारा को याद आया कि उनके साथ एक और साथी भी है, कैथरीन। डेमियन की तरह ही ज़ारा ने उस पर झपट्टा मारा, लेकिन रोज ने अपने अभिनय में कोई भाव नहीं खोया। तुमने मुझे तभी याद किया जब मैंने कुछ कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, कैथरीन, मुझे माफ कर दो, ज़ारा ने मासूमियत भरी आवाज में विनती की। इससे डेमियन हैरान रह गया। उसकी आवाज तो 18 साल की लड़की जैसी लग रही थी, लेकिन उसके हाव भाव और बाकी सब कुछ अभी भी बहुत मासूम थे। खैर, ऐसा तो है नहीं कि उसे कुछ पता ही नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि इतने लंबे समय तक मेरे साथ रहने से उसे कुछ ना कुछ तो पता चल ही गया होगा। शायद ये किसी जानवर की आदत हो। डेमियन को पता नहीं था। रोज ज़ारा को थोड़ा और चिढ़ाना चाहती थी, लेकिन उसके माथे पर अचानक एक झटके से उसकी योजना रुक गई। ठीक है, देखो तुमने उसे कितना दुखी कर दिया। अब उसे चिढ़ाना बंद करो। रोज थोड़ी निराश थी, लेकिन फिर भी उसने अभिनय छोड़ दिया, जिससे ज़ारा असमंजस में पड़ गई। डेमियन ने आह भरी। ज़ारा, किसने सोचा था कि तुम इतनी भोली हो? खैर, बस याद रखना कि रोज की किसी भी बात को ज्यादा गंभीरता से मत लेना। ज़ारा ने अपना सिर झुकाया। रोज? वो कौन थी? इस घटना से डेमियन को एहसास हुआ कि उसने रोज की स्थिति के बारे में उसे कभी समझाया ही नहीं था। कुछ समय निकालकर दोनों ने ज़ारा को बिठाया और उसे सब कुछ समझाया। उनकी निराशा के लिए ये बात ज़ारा के ये कहने पर ही समाप्त हुई, कैथरीन अब रोज है। और उसने इस मामले को पूरी तरह से छोड़ दिया। कुछ देर और बातचीत करने के बाद डेमियन को आखिरकार ज़ारा के बढ़े हुए आकार को देखने का मौका मिला। उसका आकार और भी विशाल हो गया था, जो उसकी वृद्धि का स्पष्ट संकेत था, और उसने जो देखा उससे वह निराश नहीं हुआ। उसके चारों ओर घूमती हुई नीली और धूसर माना ऊर्जा काफी घनी हो गई थी, जो उसकी शक्ति और माना क्षमता में वृद्धि का संकेत दे रही थी। इतना ही नहीं, ज़ारा का शरीर भी वर्तमान में उसके अपने शरीर से कहीं अधिक मजबूत प्रतीत हो रहा था। इसके लिए उसे बधाई देने के बाद डेमियन ने बाकी दोनों को अपनी योजना के बारे में बताने का फैसला किया। उसने पतित देवता की विरासत की कहानी दोहराई और यह भी बताया कि उसे पहाड़ की चोटी पर जाने की एक तरह की प्रेरणा महसूस हो रही है। एक पुकार है ना? सच कहूं तो मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है, रोज ने अचानक कहा। यह सच था। आंखों से कोई संकेत न मिलने पर भी रोज पहाड़ की चोटी पर किसी आवाज को उसे बुलाते हुए महसूस कर सकती थी। मुझे नहीं पता कि शिखर पर हमें किस तरह के राक्षस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर वह चौथी श्रेणी का है तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल हमारे पास उसे हराने का कोई मौका है, डेमियन ने कहा। हालांकि अगर हम मिलकर काम करें तो उसे घायल करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। रोज ने सिर हिलाया। अगर हम इसकी गतिशीलता को रोक सकें तो इतना काफी होगा कि हम शिखर पर स्थित किसी भी ऐतिहासिक मकबरे या संरचना में प्रवेश कर सकें। फिलहाल हमें बस इतना ही चाहिए। अब जब उन्हें उनकी सहमति मिल गई थी तो उन्हें और इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलो दूसरी बादल परत को पार करके सीधे अपनी नई मिली शक्ति का थोड़ा परीक्षण कर लेते हैं, फिर पहाड़ पर चढ़ना जारी रखते हैं। ज़ारा, तुम मुझे दिखाओ कि तुम कितनी तेज हो गई हो। ज़ारा ने उत्साह से सिर हिलाया और एक बार फिर अपनी मूल लंबाई तक पहुंच गई। वाह, अब मैं बहुत तेज दौड़ती हूँ, चिंता मत करो। मुस्कुराते हुए डेमियन ने रोज का हाथ पकड़ा और ज़ारा की पीठ पर टेलीपोर्ट हो गया। तो चलो चलते हैं। ज़ारा ने अपने पंख फैलाए और उन्हें जोर से फड़फड़ाया। एक ही फड़फड़ाहट में वे हवा में उड़ गए।
डेमियन को तो ज़ारा की पीठ पर अपनी और रोज की स्थिति बनाए रखने के लिए वेक्टर कंट्रोल का इस्तेमाल करना पड़ा। हा, डेमियन खिलखिलाकर हंस पड़ा। रोज बिल्कुल विपरीत थी, मानो वह उससे ऐसे चिपकी हुई थी जैसे वही उसकी आखिरी उम्मीद हो। तीनों पहाड़ की ओर तेजी से बढ़े और कुछ ही घंटों में वे बादलों की दूसरी परत को पार कर गए। ज़ारा के धीमे चलने के बाद भी रोज डेमियन से चिपकी रही। वह ऐसा बचे हुए डर के कारण कर रही थी या सिर्फ उसे गले लगाने के बहाने से, ये तो पता नहीं था, लेकिन डेमियन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह ये देखना चाहता था कि क्या वह उससे कोई प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकता है, इसलिए उसने अपनी बांह उसकी कमर के चारों ओर लपेटकर उसे अपनी ओर खींच लिया। रोज अचानक हुई इस हरकत से थोड़ी चौंक गई, लेकिन उसने उससे मुंह नहीं मोड़ा। डेमियन उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, इसलिए उसने अपनी माना शक्ति का इस्तेमाल करके उसे ढक लिया। तभी उसने देखा कि वह बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। सच में ये सब करना फायदेमंद रहा। वह इस बारे में उससे चिढ़ाना चाहता था, लेकिन ये सोचकर कि इससे वह उसके आलिंगन से दूर हट जाएगी, उसने ऐसा करने से परहेज किया। इसी दौरान तीनों पर्वत शिखर पर आधे रास्ते तक पहुंच गए। भले ही पर्वत की तीसरी परत में केवल तीसरी श्रेणी के जीव ही हों, फिर भी उनमें अंतर था। समूह में मौजूद हर कोई इस स्तर तक पहुंचने से पहले ही शुरुआती तीसरे दर्जे के जानवरों को अकेले ही मार सकता था, इसलिए उन्हें चुनौती देने के लिए उन्हें उच्च स्तर के जानवरों वाले क्षेत्र में जाना पड़ा। ज़ारा पहाड़ी ढलान पर बने जंगल में उतरी और डेमियन और रोज अपने घोड़ों से उतरे। डेमियन ने अब दिखाई दे रहे आकाश की ओर देखा। उसमें अभी भी दिन का उजाला था। ठीक है, रात होने पर यहीं मिलते हैं। उसके बाद हम थोड़ा आराम करेंगे और फिर अपनी चढ़ाई जारी रखेंगे। बाकी दोनों ने सिर हिलाया और वे अलग अलग रास्तों पर चले गए। डेमियन घने पत्तों के बीच से तेजी से गुजरा और पहाड़ के इस हिस्से के नए नज़ारे को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। तरह तरह के फूल खिले और जंगल को रंगों की एक विशाल श्रृंखला से रंग दिया। पेड़ों की पत्तियों से छनकर आती सूरज की रोशनी ने चित्र को एक मोज़ेक की तरह बना दिया और कई जानवर आसपास मंडरा रहे थे, जिससे चित्र में जान आ गई। ये सचमुच बहुत सुंदर था। इस परत के पेड़ विशाल थे, शायद यहाँ रहने वाले विशालकाय जीवों को जगह देने के लिए। आखिरकार अधिकांश तृतीय श्रेणी के जीव एक सामान्य 2 मंजिला इमारत से भी बड़े होते थे, जबकि ज़ारा तो 3 या 4 मंजिला इमारत से भी बड़ी थी। इन विशालकाय जीवों को सामान्य आकार के पेड़ों के भीतर छिपने की कोशिश करते देखना काफी हास्यास्पद दृश्य होगा। हालांकि उसने इस पर ज्यादा देर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे अपना सटीक निशाना मिल गया। वह एक विशालकाय 2 सिर वाला शेर था, जिसकी गर्दन पर आग की लपटों से बने बाल थे। अच्छा, चलो देखते हैं कि अग्नि संबंधी राक्षस के विरुद्ध सूर्य की अग्नि कैसे काम करती है। राक्षसों का शरीर अधिकांश मनुष्यों से अधिक मजबूत होता है, इसलिए यह उसकी वर्तमान शक्ति का अच्छा माप होगा। डेमियन ने उस शेर पर झपट्टा मारा जिसने अभी अभी उसे देखा था, और प्रयोग शुरू करने से पहले उसने पूरी तरह से शारीरिक लड़ाई का विकल्प चुना। उस जानवर तक पहुंचकर उसने बिना किसी अतिरिक्त प्रभाव के सीधा मुक्का मारा। उसकी मांसपेशियों में समाई हुई अपार शक्ति शेर के पंजे से टकराते ही फूट पड़ी। बूम! एक छोटा सा धमाका हुआ और चारों ओर धूल और घास उड़ने लगी। फिर झड़प जारी रही। शेर लगभग तीसरी श्रेणी के स्तर पर पहुंच चुका था, इसलिए उसकी बुद्धि एक सामान्य मनुष्य के समान थी। अपने प्रतिद्वंद्वी को केवल शारीरिक शक्ति का प्रयोग करते देख उसके स्वाभिमान ने उसे अपनी प्राकृतिक शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी। मुंह और पंजे आपस में टकराते रहे और हर कदम पर तबाही मचाते चले गए। अजीब बात यह थी कि शेर की गर्दन के बाल आग के बने होने के बावजूद उनका पर्यावरण पर जरा भी असर नहीं पड़ा। बूम बूम बूम! डेमियन ने शेर के दाहिने जबड़े पर सीधा अपरकट मारा, जिससे उसके दोनों सिर वी आकार में खुल गए। फिर उसने शेर के हमले से बचते हुए पूरी ताकत से उसकी छाती पर एक जोरदार मुक्का मारा। शेर तुरंत संभल न पाने के कारण पीछे की ओर गिर पड़ा। हालांकि उसे ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन मुक्के का असर अभी भी महसूस हो रहा था। डेमियन ने फैसला किया कि अब बहुत हो गया खेल खेलना। उसने अपनी शारीरिक शक्ति का पर्याप्त परीक्षण कर लिया था। शेर को संभलने में जो समय लगा, उसका सदुपयोग करते हुए डेमियन ने एकाग्रता से किया। उसने सूर्य से जुड़े उस अलौकिक बंधन को महसूस किया। यह एक ऐसा बंधन था जिसे किसी भी तरह से तोड़ा नहीं जा सकता था। अपनी सारी शक्ति इस शक्ति में प्रवाहित करते हुए डेमियन ने अपनी हथेली पर एक ज्वाला उत्पन्न करने की इच्छा की, और ज्वाला उत्पन्न हो गई। फर्क सिर्फ इतना था कि यह ज्वाला मुट्ठी के आकार की थी। शेर ने तुरंत फर्क भांप लिया। डेमियन की हथेली पर जलती लौ पर अपनी निगाहें गड़ाते हुए उसे सचमुच डर लगा। अगर वह लौ उसे लग जाती तो उसकी निश्चित मृत्यु हो जाती।
शेर ने तुरंत ही चारों ओर फैलती हमारी भयंकर लपटों को भांप लिया और फिर मुड़कर भाग गया। लेकिन डेमियन ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। वह सीधे शेर के सामने टेलीपोर्ट हो गया और आग की लपट को उसके शरीर पर फेंक दिया। न कोई चीख, न कोई धमाका, कुछ भी नहीं। जैसे ही आग शेर के शरीर को छुई, वह जंगल की आग की तरह फैल गई और उसे जलाकर राख कर दिया। कुछ ही सेकंड में बस राख ही बची थी। डेमियन ने उस दृश्य को देखकर अपना मुंह खुला छोड़ दिया। उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकला, बहुत खूब।